जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। हाउ टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क, इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे चलती है। वैसे तो जो डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन थी वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन ही होती है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी जो डीजल इंजन से मिलती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो एसी मोटर्स होती है, 3 फेस एसी मोटर, उसको दी जाती है सप्लाई, और फिर एसी मोटर से ये गियर बॉक्स के थ्रू ये व्हील वर्क करते थे और ये ट्रेन चलती थी। तो अब हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर सिंगल एक तार होता है जिसमें 25 kV सप्लाई, 25 किलोवाट सप्लाई चलती है। हाई टेंशन सप्लाई होती है ये भी 25 किलोवाट की, और इससे फिर ये पेंटोग्राफ से ये सप्लाई इसमें आती है, और फिर ये अगर ये यहाँ पर मोटर्स लगी रहती है, इनके अंदर ये सप्लाई मिलती है। तो अगर ये सिंगल फेस सप्लाई होती है, सिर्फ एक सप्लाई सिंगल फेस होता है ये, और नीचे जो न्यूट्रल के लिए इसको पटरी में ही अर्थ किया जाता है, और ये अर्थिंग होती है पटरी से, जिससे ये पाथ पूरा कंप्लीट होता है। अब अगर हम सिंगल फेस सप्लाई मोटर चलाते हैं अगर इससे, तो ये क्या होता है कि अगर इतने हाई वोल्टेज इसको दिया जाएंगे तो मोटर चल जाएगी, और अगर वोल्टेज ड्रॉप भी किया जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप करने से ये जो मोटर होगी सिंगल फेस की वो कॉपर लॉस से ज़्यादा होंगे, और वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, या फिर उसमें जो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी या कंट्रोल नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है कि 3 फेस मोटर ही दी जाए, 3 फेस ऐसी सप्लाई के लिए। तो 3 फेस के लिए हम अगर सब 3 तार लगाते हैं यहाँ पर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे तार आपस में भिड़ने का, टच होने का डर रहता है, या फिर ये पेंटोग्राफ भी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगल फेस में ही इसमें बड़ी परेशानी आती है पेंटोग्राफ्स को कनेक्टिंग के अंदर। तो 3 फेस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं कि इसके अंदर जो सिंगल फेस सप्लाई आती है यहाँ से 25 kV, ये 25 किलोवाट सप्लाई होती है, ये पेंटोग्राफ से कनेक्ट होकर सीधे यहाँ पर आती है, और फिर इससे ये हो गया, ये हाई इंसुलेटर लगे होते हैं जिससे ये सेफ रहता है इलेक्ट्रिक पाथ। और ये फिर ये हाई वोल्टेज सप्लाई होती है 25 kV, ये हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिया जाता है जिससे ये इसको स्टेप डाउन किया जा सके। तो ये आप देख रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग है, और इससे ये इसको प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी थी हमने, हाई वोल्टेज 25 kV सप्लाई है इसके अंदर। और फिर इसके बाद में ये जो एक्सेल ब्रश होता है, इसमें कार्बन ब्रश के थ्रू हम इसको पाथ कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल बनाया जाता है पटरी से। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो अर्थिंग होती है व्हील से कनेक्ट हो जाएगा ये ब्रश से, और इसके बाद में ये पटरी से अर्थ होता है, ये पूरे पटरी से अर्थ होएगा, और पटरी पर थोड़ी दूर पे अर्थिंग होती है, और फिर ये बाद में ये अर्थिंग कंप्लीट हो जाती है ये, और ये न्यूट्रल का काम करती है या अर्थ का काम करती है। तो इससे ये पाथ कंप्लीट होता है परिपथ, और ये जो सिंगल पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो इसमें सप्लाई पहुंचने लग जाती है, वर्क करने लग जाती है। तो हमने ट्रांसफार्मर को समझा कि फेराडे के नियम से, जो पिछले ट्रांसफार्मर की वीडियो में समझ चुके हैं, जिससे कि अगर इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग में अगर सप्लाई परिपथ कंप्लीट होता है, ये सप्लाई मिलती है यहाँ पर से, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो होती है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, और ये इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये सप्लाई यहाँ से स्टेप डाउन करते हैं इस ट्रांसफार्मर से। तो जो स्टेप डाउन होकर जो ट्रांसफार्मर सप्लाई होती है, वो हमारी जो 25 kV सप्लाई है उसको हम 600 वोल्ट या फिर 3000 वोल्ट तक में इसको हम स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वाइंडिंग होती है इसमें, जिससे हमें एक्सिलरी सप्लाई जो अलग होती है ट्रेन के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं, आगे उसको हम समझते हैं। तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग से जब स्टेप डाउन होती है, तो वो भी हमारे को 600 वोल्ट या 600 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक हम इसको स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के लिए अब हमारे को 3 फेस सप्लाई की जरूरत होती है, पर तो यहाँ पर जो हमें मिलता है वो सिंगल फेस ही मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी में कन्वर्ट के लिए हमने देखा है यहाँ पर मेन रेक्टिफायर लगा होता है, इस रेक्टिफायर से ये सप्लाई जब आउटपुट कोयल से इसको सप्लाई दी जाती है, तो ये डीसी सप्लाई निकालना शुरू कर देता है। तो डीसी लिंक आप देख रहे हैं, डीसी सप्लाई इससे निकल जाती है रेक्टिफायर से, और फिर उसके बाद में ये मेन इन्वर्टर होता है, इसको ये सप्लाई दी जाती है डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई मेन इन्वर्टर में दी जाती है, तो फिर आउटपुट में हमारे को 3 फेस सप्लाई निकाल देता है, एसी सप्लाई इन्वर्टर। और ये ऐसी सप्लाई होती है 3 फेस, ये हम हर बोगी के अंदर जो बोगी होते हैं उनके हर व्हील्स बोगी में जो एक्सल होती है उसके अंदर ये 3 फेस मोटर लगाई जाती है। 3 फेस ट्रैक्शन मोटर जो होती है वो इंडक्शन मोटर ही होती है, और हर जगह पे ये हर बोगी में हर व्हील्स पे एक्सल पे ये सप्लाई दी जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस एक्सल पे मिल गई, इसके बाद इस पे मिल गई, और फिर ये जो सप्लाई क्रॉस हो रही है यहाँ से आके इन दोनों एक्सल पे भी मिलेगी। तो इस टाइप से ये जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर, इसको ये यहाँ से 3 फेस ऐसी सप्लाई मिल जाती है, और फिर ये गियर बॉक्स से कनेक्ट होती है, और गियर बॉक्स से बाद में ये व्हील से कनेक्ट होती है, जिससे व्हील चलते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस कि हम इलेक्ट्रिक से ये बन गई। और इसके बाद में ये जब जो मेन रेक्टिफायर होता है, इसी से हमें डीसी लिंक से हमारे को एक्सिलरी सप्लाई होती है ट्रेन के लिए, अदर वर्क्स के लिए, जैसे कि हमारे कोई कूलिंग फैन हो गया, कंप्रेशर हो गया, या ब्लोअर्स हो गए, बैटरी बैकअप हो गया, इन सब के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे को यहाँ से भी एक एक्सिलरी इन्वर्टर लगाया गया है, यहाँ से फिर एक्सिलरी इन्वर्टर से भी रेक्टिफायर में सप्लाई मिलती है, और इससे डीसी वापस डीसी में कन्वर्ट होकर बैटरी को दी जाती है, और इसी से हमारे को कूलिंग फैन, कंप्रेशर होते हैं, और ये ब्लोअर होते हैं, ये चलते हैं, जिससे ये इंजन को ठंडा करने का काम करता है कूलिंग फैन से। और ब्लोअर से भी इसको कूलिंग मिलती है, पैनल्स वगैरह। और जो ट्रेन में कंप्रेसर लगे होते हैं उसकी सप्लाई भी यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, जिससे कंप्रेसर में जो एयर प्रेशर से जो न्यूमेटिक ब्रेक वगैरह जो लगने का सिस्टम होता है उससे होता है, एयर ब्रेक लगते हैं, और कंप्रेसर में एयर जो फ्लो होता है वो यहाँ से इससे कंप्रेसर से होती है, और ऊपर सभी बोगी में, सभी ट्रेन के सभी डब्बों में एयर प्रेशर फ्लो होता है सब पाइपों के थ्रू। तो ये कंप्रेसर में भी सप्लाई इससे मिलती है। इसके अलावा हम समझते हैं कि जैसे मान लो ट्रेन को कम ज़्यादा करनी है, स्पीड कम ज़्यादा करनी हो या रोकनी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है इसको आसानी से वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव द्वारा इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जो पायलट होता है वो फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। जब रोकनी होती है तो फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। और जब ब्रेक लगाना होता है तो फिर न्यूमेटिक सिस्टम से ये कंप्रेसर से एयर प्रेशर जाता है, और एयर प्रेशर से वो ब्रेक लगते हैं, एयर ब्रेक लगते हैं, और जब एयर रिलीज़ करते हैं तो वो ब्रेक वापस रिलीज़ हो जाता है और ट्रेन फ्री हो जाती है।
व्हील फ्री हो जाते हैं। और अगर हम इसका एक फ़ायदा है 3 फेस इंडक्शन मोटर लगाने का एक फ़ायदा है कि अगर हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड करना होता है, अगर ट्रेन को पीछे चलाना है या आगे बढ़ाना है इंजन को, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें आसानी से यहाँ पर जो फेस सीक्वेंस होता है RYB होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फेस सीक्वेंस चेंज करेंगे तो इसका जो फॉरवर्ड चल रही थी वो अब रिवर्स चलने लग जाएगी ट्रेन, और इससे आसानी से हम आगे स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी जो हम समझ रहे थे कि जो तीसरी जो वाइंडिंग होती है आउटपुट वाइंडिंग, उससे हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी सप्लाई से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी तीसरी वाइंडिंग से भी हम क्या करते हैं कि स्टेप डाउन करके 120 वोल्ट तक हम इसको डाउन कर सकते हैं सब सप्लाई को। और इसके बाद में हमारा जो ऑक्सिलरी सप्लाई जो ट्रेनों की बोगियों में लगी रहती है, फ़ैन हो गए, इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट होता है, सॉकेट हो गए, या लाइटिंग हो गई, टॉयलेट प्रेशर वगैरह हो गया, इस टाइप से जो भी वर्क होता है वो हमारी इससे वोल्टेज ड्रॉप करके हम इससे भी काम में लिया सकता है। और इसके या फिर बैटरी बैकअप को भी इसमें सप्लाई दी जाती है, इससे भी हमारे बैटरी बैकअप से भी काम होता है। और हम समझते हैं 25 kV लाइन का यूज़ किया जाता है, और इसके पेंटोग्राफ होता है वो किस तरह से वर्क करता है। 25 kV लाइन का यूज़ करने का मतलब ये है कि इस अगर हम कम वोल्टेज पे लाइन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो करंट की वैल्यू होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण हमारे को इसका जो वायर की मोटाई होती है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और जब ये कॉपर वायर इतना ज़्यादा अधिक मोटाई में यूज़ किया जाता है तो फिर इसके जो लागत होती है वो भी अधिक बढ़ जाती है। तो इसके कारण हमारे को हाई वोल्टेज का यूज़ करना पड़ता है, और इसे 25 kV वोल्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम पेंटोग्राफ के बारे में समझते हैं तो ये पेंटोग्राफ जो स्प्रिंग और एयर प्रेशर की वजह से पूरा सस्पेंशन होता है इसका, ये पूरा इसका टच होकर ही चलता है पूरा इस पर, और ये स्पार्किंग वगैरह नहीं करे। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें ग्रेफाइट की पेस्टिंग की जाती है, जो एक लुब्रिकेंट हार्ड लुब्रिकेंट होता है, उसकी पेस्टिंग से क्या होता है कि यहाँ पर स्पार्क नहीं होता है, और ये इसको प्रॉपर कनेक्टिंग लगा जाता है। और इससे क्या होता है कि ये हार्ड लुब्रिकेशन के कारण ये क्या होता है कि जो कॉपर वायर होता है वो अधिक घिसता नहीं है, फ्रिक्शन नहीं हो पाता है ज़्यादा, और ये अगर ये ज़्यादा घिसेगा और ये टूट जाएगा तार तो हमारी इस पर लॉसेज या मेंटेनेंस का वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कारण ये क्या होता है, इस पर ग्रेफाइट की पेस्टिंग की जाती है और ये इससे प्रॉपर कनेक्ट होता है। और जो ये पेंटोग्राफ पे जो वायर होता है वो प्रॉपर कनेक्ट रहे, और ये एक ही जगह पे ना रगड़े, इससे वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो या वायर गर्म होकर टूटे नहीं। इसके कारण क्या होता है कि इसके लिए बचाव के लिए करते हैं जो वायर की जो गैप ये होता है डिस्टेंस को जिग्जैग पोजीशन में लगाया जाता है, थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। और ये पेंटोग्राफ पे भी इस टाइप से आगे पीछे चलता रहेगा, और जिससे एक ही जगह पे घिसता नहीं है और बाकी एक जगह पे गर्म होता है, और ये कनेक्टिंग प्रॉपर चलती रहती है। और सेफ्टी डिवाइस की बात करते हैं तो सेफ्टी डिवाइस में अगर कोई ओवर हाई वोल्टेज होता है या कुछ दिक्कत आती है तो सर्किट ब्रेकर होता है, जिससे ये सप्लाई पूरी यहाँ से बंद हो जाती है, और ये पूरी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है पूरी सेफ रहती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। और ये हाई इंसुलेटिंग जो इंसुलेटर लगे रहते हैं, इससे क्या होता है ट्रेन में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है या लीकेज करंट नहीं होता है, और ये प्रॉपर वर्क करता रहता है। तो हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में समझा, हाउ टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क, किस टाइप से इलेक्ट्रिक ट्रेन वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।